इस वक्त हमारे साथ मौजूद है पद्मश्री धर्मपाल सैनी जी, जिन्हें प्रदेश में ताऊजी के नाम से जाना जाता है। नक्सलियों द्वारा अगवा किए गए कोबरा बटालियन के जवान को रिहा करने में ताऊजी ने अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। उनसे जानेंगे कि किस तरह से इस अभियान को अंजाम दिया गया। सबसे पहले बहुत बहुत बधाई आपको सैनी जी कि आपके नेतृत्व में जवान को रिहा किया गया। धन्यवाद जी, आपसे जानना चाहेंगे कि किस तरह से इस अभियान को अंजाम दिया गया, कब आपके पास फ़ोन आया और इस पूरी अभियान की तैयारी की गई? देखिए, चिंतित तो अपन लोग सभी थे कि जवान अगवा हो गए हैं और ऐसी घटना हुई है। उसी दौरान 5 तारीख को मेरे से संपर्क हुआ पुलिस विभाग के द्वारा किया गया और वार्ता के लिए पूछा गया। तो मेरे मन में सवाल था कि भाई क्या वार्ता की और किनसे करनी होगी। वो मैंने सवाल किए तो उन्होंने बाद में बताने कहा। और 6 तारीख को जब मैंने सवेरे अखबार देखा तो उसमें मध्यस्थता की बात जो जनरल कमेटी के प्रवक्ता हैं श्री विकल्प उनके द्वारा रखी गई थी। तो जब दूसरी बार फ़ोन आया तो मैंने अपनी मध्यस्थता के लिए उनको स्वीकृति कर दी। और 7 तारीख को हम लोग यहाँ से 5:30 बजे निकले। मुझे ये भी कहा गया कि आप चाहें तो एक आदमी साथ में रख सकते हैं। तो मैंने अपने एक पुराने कार्यकर्ता श्री जयरुद्र करे को अपने साथ लिया और मुझे यही बताया गया कि जो श्री तेलामई जी हैं जो गोंडवाना समाज के अध्यक्ष हैं और गोंडवाना समाज की जो उपाध्यक्ष हैं सुखमती हप्का जी, ये इन दोनों को भी वहाँ सम्मिलित किया गया। ऐसे एक तरह से ये हम 4 लोगों की समिति मध्यस्थता समिति बनी और हम लोगों को यहाँ से हम लोग 7 तारीख को डिमरापाल से शुरू हुए हैं और रात को बीजापुर में से हम लोगों को बासागुड़ा से तर्रेम के कैंप में रात को हम लोग 12:30-1 बजे करीब पहुँच गए, क्योंकि अगले दिन सवेरे ही हम लोगों को वहाँ निकलना था। और जो रास्ता है कुछ तो सड़क है, नई सड़क बन रही है, कुछ कच्ची है, पक्की है, और बाकी का रास्ता करीब 10 किलोमीटर का रास्ता लगभग गाड़ी गडारी है, पगडंडी है, उसे जाना था। तो वहाँ पत्रकारों का एक दल पहले से था, जिन लोगों ने 6-7 पत्रकारों ने काफ़ी मेहनत की इस बात के लिए। उनके साथ हम लोग वहाँ से रवाना हुए और करीब 9 बजे के लगभग हम लोग वहाँ एक तुमरपारा है, जीरा गांव, हम जहाँ जो घटना हुई थी जीरा गांव हमने देखा। वहाँ से जूनागढ़ा पहुँचे। जूनागढ़ा में उनके लोगों ने हम लोगों को साथ में रास्ते के लिए वो साथ में लेके गए। वहाँ से टेकला गोड़ा होते हुए हम लोग तुमरपारा पहुँचे करीब 9 बजे करीब। वहाँ हम लोगों को हुए और लोग जमा होना शुरू हुए तो थोड़ी बातचीत हुई, क्योंकि वो सब लोग गोंडी थे, इसलिए बातचीत करने में मेरा रोल बहुत छोटा ही रहा। फिर भी हम लोग आपस में जो बातचीत कर रहे थे तो जो बॉडी लैंग्वेज होती है ना, वो उनकी हम समझ रहे थे और वो हमारी समझने की कोशिश करते थे। तो धीरे धीरे माहौल जो थोड़ा कहीं किसी युवक में तनावपूर्ण दिखती थी, तो वो धीरे धीरे मुझे लगता है कि 11, 11:30, 12 बजे तक माहौल बड़ा ठंडा हो गया था। जैसे संख्या आ रही थी तो हम कुछ न कुछ चर्चाएँ हमारी जारी थी, हम लोग बैठ के। तो हम चारों लोगों ने जो 4 समिति के सदस्य हो गए थे, एक तय कर लिया था कि हम समाज सेवी लोग हैं, अगर कोई बातचीत होगी, वार्ता होगी तो हम किसी पार्टी से संबंध नहीं है, किसी पार्टी के मेंबर नहीं है, ना किसी पार्टी का मैंने कोई हमारा सब मतदान वाला कोई संबंध है। इस तरह से हम लोगों ने अपने आप को तय कर लिया था कि हम चारों समाज सेवी हैं और हमारा मकसद खाली इतना है कि हम ये जो आपकी शर्त है इसको पूरी करने के लिए आए हैं कि आप हमको जवान को सौंप दें, जैसे हम शासन को उनको सौंप दें। इस तरह से चर्चाएं हमारी स्पष्ट बहुत कुछ हो गई थी और हम लोगों में बहुत ही सुंदर और प्रेमल समन्वय बन गया था। 12:30 बजे खाना भी हम लोगों को उन्होंने खिलाया, लेकिन मैं अकेला ही शाकाहारी था, जिसने वहाँ के मोटे चावल का भात और टमाटर की चटनी का आनंद लिया। उसके बाद में फिर वहाँ भोजन के बाद में पहले ग्रुप के रूप में तेलामी जी को और जो सुखमती बहन जी थी उनको बुलाया गया और हमको रेडी रहने के लिए कहा गया
कि आप दूसरे ग्रुप के लिए चर्चा के लिए तैयार रहिए। लेकिन 1 घंटे की चर्चा के बाद में मुझे लगता है कि तेलामा जी ने बहुत अच्छी तरह से हैंडल किया होगा। तो उन्होंने मान लिया कि ये समिति तटस्थ समिति है, पार्टीबाजी की समिति नहीं है। ऐसे आश्वस्त शायद वो सफल हो गए करने में, तो दूसरे ग्रुप को फिर नहीं बुलाया गया। और वो स्वयं ही वहाँ ये जो तुमरपारा है वहाँ के थोड़ी दूर एक उसमें कमरे में गए और वहाँ उन्होंने पत्रकारों को बुलाया और उनको कुछ हिदायतें दी। जो उनकी चर्चा हुई होगी उसमें हम लोग नहीं गए हैं। लेकिन उसके बाद में फिर लोगों ने धीरे धीरे आना शुरू किया और उनके जो कमांडर थी वे भी वहाँ आ गई। उन्होंने लोगों को संबोधित किया, लोगों को अपने पास बुलवाया उनके लोगों ने और उन्होंने संबोधित किया। वो सब गोंडी में बोले, इसलिए गोंडी में जानता नहीं हूँ, इसलिए उसके बारे में डिटेल में नहीं बता सकता। लेकिन उसमें उन्होंने जो प्रमुख बातें कही, ये कही कि ये जवान है, ये समिति आई है, इस समिति के सामने हम उस जवान को छोड़ रहे हैं, तो तुम लोगों का क्या कहना है। अच्छा उसने प्रवचन दिया होगा, 10-15 मिनट बोली हैं वो। तो जो वहाँ जो वातावरण हमको जो हम बॉडी लैंग्वेज पढ़ने की कोशिश कर रहे थे, उससे वातावरण सकारात्मक बनता हुआ नज़र आ रहा था। और जब उन्हें पूछा तो लोगों ने समर्थन किया कि हाँ उनको होना चाहिए। कुछ 2-4 स्वर ऐसे भी थे कि उसके बीच में एक शिकायत का लंबा दौर चला, जैसे मारपीट जिन लोगों के साथ में हुई थी उन लोगों ने अपने दुखी बातों को रखा, कैसे मारपीट हुई वगैरह वगैरह। तो वो भी अच्छा तो नहीं लग रहा था, क्योंकि कुछ शिकायतें ऐसी थी कि जो वाजिब जैसी लगी। लेकिन अब जानते हैं कि जहाँ ऐसी मुठभेड़ होती है उसके बाद में सभी लोग आपा खोए हुए होते हैं, तो उसको समझा जा सकता है कैसे कैसे हुआ होगा। लेकिन उसके बाद में जब जवान को लाया गया तो वो क्षण हम लोगों के लिए भी थोड़ा वेदनादायक था। जब हमने जवान को बंधनों में खोते देखा तो हम लोगों को भाई इतना समझ लीजिए कि हम लोगों ने किस तरह से अपनी भावनाओं पर काबू रखा है। पर उन्हें बहुत ही शांत और जिसको कहते हैं सकारात्मक माहौल में वो सब वहाँ पर प्रक्रिया हुई। काफ़ी फ़ोटोग्राफ हुए, फिर हम लोगों के साथ में फ़ोटोग्राफ हुए और लोगों ने अपने प्रश्न पूछना शुरू किए। जो पत्रकार भाई थे उन लोगों ने उनका इंटरव्यू लेना शुरू किया। तो करीब सबके प्रश्न में उन्होंने ये कहा कि कॉमन प्रश्न थे सबके कि मेरे को ना आतंकित किया गया, ना मुझे प्रताड़ित किया गया, ना मुझे कोई चोट पहुँचाई गई है, खाना वगैरह दिया गया है वगैरह वगैरह। फिर ये भी पूछा गया कि आप पकड़ में कैसे आ गए। तो उन्होंने कहा कि जब एनकाउंटर हो रहा था तब मैं बेहोश हो गया था और जब मेरा होश खुला तब तक सब खत्म हो चुका था। मैं अकेला आ रहा था तो मुझे अगवा किया गया। कुछ आपसे भी चर्चा हुई नक्सलियों की, आपके बारे में जानने की कोशिश की? हाँ, उन्होंने जो वही कॉमन सवाल जो उनसे वहाँ अकेले में किए थे वही जो मेरे पास आके बैठते रहे, बातचीत करते रहे धीरे धीरे कि आप क्या करते हैं। फिर वहाँ उन्होंने कहीं वो 2-3 बार ये भी कहा था कि इनको पद्मश्री मिला है, तो वो भी एक भाई ने पूछा कि कब मिला वगैरह वगैरह और क्या कर रहे हैं। तो मैंने सब बताया कि हम बालिकाओं की शिक्षा करते हैं और तो आपको समाज सेवा कैसे मिला, आप शिक्षा में काम करते हैं। मैंने कहा मैं शिक्षा के द्वारा आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक ये सब कार्यों को अंजाम देता हूँ, खाली किताबों की शिक्षा नहीं देता हूँ। तो शायद उनको लगा होगा ये समाज सेवा काम कर रहे हैं शिक्षा के द्वारा, तो मुझे समाज सेवा कार्य मिला। फिर ये भी कहा गया कि भाई इनका फ़ोटो हमको मिलना चाहिए। जो शर्तें जो उनकी मांग थी इनमें शर्त के रूप में नहीं रखा था, कुछ भी अपनी मांग के रूप में रखा था। फिर जब उनका हिंदी मेरे को सुनाया गया तो इसमें ये भी आया कि जैसे आप हमारे ऊपर आग्रह करते हैं कि आप इनको मुक्त करिए, ऐसे इस बारे में क्यों नहीं सोचा जाता है कि जो निर्दोष लोग हैं उनको भी रिहा किया जाए। ये ऐसे उनकी ये चर्चाएँ वहाँ आती रही। फिर जब फोटोग्राफी हो रही थी तो जयरुद्र भाई की और मेरी उनके परिवार से विस्तृत चर्चा हो चुकी थी। तो जयरुद्र भाई को मैं बता चुका था, तो हम दोनों ने उनको अपने घर की स्थिति से अवगत छोटे छोटे टिप्स दे करके जब फोटोग्राफी के बीच में उन्हें करा दिया, जिससे थोड़ा उन्होंने स्वस्थ महसूस किया। फिर उनका आग्रह रहा कि नहीं चलें हम। तो वहाँ ये भी तय हो गया था कि हमको अगर काफ़ी जानकारी लेनी है तो रात को ठहरना पड़ेगा। तो मैंने उनको अनुमति दे दी थी कि रात को ठहर सकते हैं, ठहरेंगे, हम कोई चिंता की बात नहीं, खुले में मैदान में सोएंगे। लेकिन फिर मुझे एकदम ध्यान आया कि यहाँ तो इतना बड़ा समूह है कि जिनके परिवार के लोग मारे गए होंगे या पीटे होंगे और रात को जवान के ऊपर हमला हो गया तो बड़ा गड़बड़ हो जाएगी। तो इसलिए फिर मैंने उनसे कहा कि
नहीं इसको बाहर कर देना आपने, लेकिन ये बता रहा हूँ मैं। जी तो फिर हम लोगों ने तय किया कि नहीं हम जाएंगे। जी तो फिर हम लोग वहाँ से 5 बजे निकले। जब हमने निर्णय किया कि हम जाएंगे और मोटरसाइकिल पर बैठने लगे, तब उस जवान के चेहरे पर पहली मुस्कुराहट दिखाई दी, तो इसने हमको बड़ा सुकून दिया। कुछ शर्तें रखी थी क्या नक्सलियों ने? नहीं, उनका एक ही कहना था कि इस जवान को अपने घर की फ़ोटो हम चाहिए, हम फ़ोटो देखना चाहते हैं कि ये अपने घर पहुंच गए हैं और ये अपने घर के परिवार के साथ में है। तो ये हमने जब वहाँ सौंपा उनको, तर्रे में आकर के जो उनके कोबरा कमांडर साहब थे उनको सौंपा, उनको हमने बता दिया। और वहाँ जो दूसरे भी अपने यहाँ के पुलिस अधिकारी थे और जो दूसरे अधिकारी थे सबको बताया, और सब लोगों ने आश्वस्त किया है कि वो घर जाएंगे और वो फ़ोटो भी भेजी जाएगी। ताऊ जी, आप 91 साल के हो गए हैं, इस मध्यस्थता के लिए आपको सरकार ने चुना। कितने किलोमीटर का आपको सफ़र तय करना पड़ा और किसी तरह की कोई थकान महसूस हुई? और एक जवान को रिहा करने में आप शामिल हो रहे थे, किस तरह का आपको? देखिए भाई जी, यहाँ 5:30 बजे बैठे और रात को 1 बजे के लगभग तर्रे में पहुँचे, जबकि हमको तो एक अंदाज तो था हमको कहाँ क्या किया जाएगा, लेकिन धीरे धीरे उन लोगों ने बहुत ही अच्छी तरह से अच्छी व्यवस्था वगैरह सब ठीक थी और हमको वहाँ आराम भी किया हम लोगों ने। सबका बहुत ही सहानुभूतिशील दृष्टिकोण से रहा हम लोग। जो अगले जो सुबह जो हमारा कार्यक्रम हुआ, जैसे मोटरसाइकिल जाना पड़ा, तो मुझे हार्निया का परेशानी है, तो मुझे अपने उनसे कहना पड़ी ड्राइवरों से मोटरसाइकिल कि भाई देखो, एक तो मैं 90 साल का हो गया, 91 चल रहा है, ऊपर से मैं हार्निया का परेशानी है, तो तूने बहुत जंप मत कराना जवानी के। तो वो जो चेतन भाई थे, उन्हें जाते समय तो क्योंकि हम लोग समय था हमारे पास में, तो हम लोग अच्छे से गए। परेशानी तो होती है, लेकिन क्योंकि हम जब मेरा स्वभाव रहा है कि जब कोई चुनौती आ जाए, कोई मिशन स्वीकार कर लेता हूँ, तो भूटान की जो यात्रा मैंने 14-15 साल की है, तो उसमें कोई कठिनाई ऐसी नहीं थी कि जिसको हमको वहाँ सहन करना नहीं सीखे हों। तो जो विनोबा जी के साथ में जो भूटान के अंदर घूमते थे, तो बहुत कुछ सहन करना सीख चुके हैं। आपसे एक आखिरी सवाल है कि ये जानना चाहेंगे, पिछले 4 दशक से आप बस्तर में सेवा दे रहे हैं, बाकायदा 37 आश्रम हैं जिसमें नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में भी है। क्या लगता है इस नक्सल समस्या का कैसे हल हो पाएगा? देखिए भाई जी, ये बड़ा जटिल सवाल है और इसका कोई किसी के पास एक हल नहीं है, लेकिन अंत तो सारे युद्ध भी बड़े बड़े युद्ध हैं, वो टेबल पर ही ख़त्म होते हैं। तो बातचीत के लिए जो एक मजबूत इच्छा शक्ति होती है, उसको भी हमको सारे अपने दूसरे कार्यक्रमों को चलाते हुए भी वार्ता वाली बात को तो हमको अपने सामने हमेशा रखना ही चाहिए और कोशिश की जाना चाहिए कि हमारे किसी भी प्रकार के अभियान का एक बात तय होना चाहिए कि भाई हम शांति के लिए जब भी मौका आएगा तो पीछे नहीं हटेंगे। दोनों तरफ से होना चाहिए, सरकार और नक्सली के। दोनों तरफ से होना चाहिए, तो होना तो होगा दोनों तरफ से, क्योंकि आखिर जो लोग हैं वो तो अपने ही हैं, अपन अंदर ही हैं, अंदर सब कर रहे हैं, तो अपन कोई ऐसा तो नहीं कह सकते कि नहीं हम जो चाहेंगे वही करेंगे। तो जहाँ तक मेरा व्यक्तिगत सवाल है, और मैं गांधीयन हूँ, मैं तो यूँ भी शांति का ही सिपाही हूँ, तो हाँ, उन्होंने अपनी विज्ञप्ति में ये भी कहा हुआ है कि जो पहले हमने बातचीत की है उसमें हथियार डाल के नहीं की है हमने। तो उन्होंने अपनी मंशा जाहिर कर दी कि अगर हम बातचीत करेंगे तो हथियार डाल के नहीं करेंगे, लेकिन ये अभी उन्होंने अपनी बात रखी है। पर कोई भी चीज़ जब हम शांति स्थापित करना चाहते हैं तो कोई बाधा अंतिम नहीं होती है, उनको सुलझाया जा सकता है। मैं मानता हूँ कि जो समस्या होती है मानव बुद्धि की, और मानव बुद्धि सुलझाई जा सकती है। तो आप देख सकते हैं कि जिस तरह से सैनी जी ने बताया कि पूरी तरह से इस अभियान को कैसे अंजाम दिया गया, कैसे नक्सलियों तक पहुंचा गया, पूरी तरह से जो वहां अभियान चलाया गया, जन अदालत लगाई गई, पूरी तरह से सकारात्मक माहौल देखने को मिला। और यही वजह रहे कि सही सलामत जो मध्यस्थता टीम गई हुई थी वो जवान को रिहा करके ले आई। हालांकि सैनी जी का ये भी कहना है कि अगर नक्सल समस्या का अंत करना है, इसका हल निकालना है, तो शांति वार्ता सबसे अहम मुद्दा है और जिसमें सरकार को और नक्सलवाद को दोनों को बैठ के बात करना चाहिए, तभी इस नक्सलवाद का अंत होगा। वहीं उनका कहना है कि बस्तर में जल्द से जल्द शांति व्यवस्था स्थापित होगी तो बिल्कुल बस्तर का भी विकास होगा। अशोक नायडू, ETV भारत, बस्तर।